नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी जो क्लासें आ रही है आप लोग पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने क्लासें अगर नहीं देखी तो आप उनको जरूर देखिएगा। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एमसीक्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और उसी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो रेलवे है चाहे एसएससी है उसके अंदर पूछे हुए क्वेश्चन ही हैं सारे। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। क्या है? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो साथियों ये तो एक पन्ना है, अभी तो हमारी पूरी किताब बाकी है। हमने तो एक शुरुआत की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है हमारे बहुत पसंद आएंगे आपको। और मैं हमेशा आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश भी करूंगा। तो अपने साथियों के साथ में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, बहुत जानदार और शानदार तरीके से। और जल्द ही साथियों हम लोग इस क्लासों को लाइव लेकर के आएंगे। आप हमारा प्रेम स्नेह ऐसा बनाए रखिएगा। चलिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? हमें यह बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्सा नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन। अब साथियों समझते हैं, ये ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा। अब इस ट्रिप्सिन का काम क्या है? हमने कल भी पढ़ा था थ्योरी वाली क्लास के अंदर। क्या पढ़ा? ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है। क्या करता है ये करता है पेप्टोन को पेप्टाइड के अंदर। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन करता है? आपका ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम कहां पे होता है? तो ये होता है हमारी लार के अंदर। क्या है? लार के अंदर होते ही है हमारी टाइलिन एंजाइम। और इसका काम क्या है? ये स्टार्च का पाचन करती है। स्टार्च का पाचन करती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टाइलिन कहां पे होती है? हमारी मुख गुहा के अंदर, लार के अंदर होती है। हमने पढ़ा था कि लार के अंदर 99% जल होता है और 1% एंजाइम होती है। और उस एंजाइम के अंदर भी दो एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आप लोगों को याद है कि नहीं है? तो टाइलिन लार के अंदर होता है। ये किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है। अब ये स्टार्च होती किस में है? तो स्टार्च किसके अंदर होती है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्बोहाइड्रेट के अंदर होती है, स्टार्च होती है। ये एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये है पॉलीसेकेराइड स्टार्च। पॉइंट क्लियर? आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उनको जरूर देखेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी साथियों वहां से। चलिए, पेप्सिन एंजाइम ये स्रावित होता है आपके आमाशय के अंदर। कहां पे होता है ये? आमाशय के अंदर, हमारा स्टमक के अंदर होता है। स्टमक के अंदर कौन से वाले भाग के अंदर होता है? और स्टमक के अंदर ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन को
प्रोटीन को किसमें बदलने का काम करता है? पेप्टोन के अंदर। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है? तो आपका पेप्सिन करता है। तो ये 3 तो हो गए आपके एंजाइम हो गए, तो इसमें से कौन-सा नहीं है एंजाइम? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब नहीं है, यानी कि ये वाला इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन यानी कि कौन-सा एंजाइम नहीं है? नहीं तो कौन-सा वाला है? गैस्ट्रीन नहीं है। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वसा के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में या फिर विटामिन के पाचन में। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या था? क्या बात कही हमने कि लार के अंदर 2 प्रकार की एंजाइम होती है। लार के अंदर क्या होती है? 2 प्रकार की एंजाइम होती है। वो एक होती है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। क्या होती है? एक लाइसोजाइम होती है। टाइलिन क्या करती है? ये स्टार्च का पाचन करती है। क्या करती है? स्टार्च का पाचन करती है। और लाइसोजाइम का काम क्या करती है? रोगाणु रहित करती है। रोगाणु रहित करने का काम कौन करती है भोजन को? तो लाइसोजाइम करती है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये लार की बात है, और लार कहाँ पे होती है? मुख के अंदर। और ये लार, तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में करती है। किसके करती है? स्टार्च के पाचन में। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का, यानी कि जो बाइल जूस होता है, उसका निर्माण यानी कि उत्पादन होता है या फिर निर्माण होता है? हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, फेफड़ों के अंदर, गुर्दे के अंदर या फिर लीवर यानी कि यकृत के अंदर, किसमें होता है? बाइल जूस का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। किसी को लगता है कि जो बाइल जूस इनकी पित्त रस है, इसका जो निर्माण है ये होता है यकृत के अंदर। कहाँ पे होता है? तो लीवर के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपसे पूछे इसका स्टोर कहाँ पे होता है, यानी कि संग्रहण, संग्रहण कहाँ पे होता है, स्टोर कहाँ पे होती है? तो ये होती है गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी कि पित्ताशय के अंदर। कहाँ पे होती है? पित्ताशय के अंदर। कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया तो साथियों इसको सेशन को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, और इससे सामने वाला और मोटिवेट होता है आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोस बना कर लेके आने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं। चलिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल और अल्कोहल। अब आपको बताना है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, यानी कि जो लाइपेज एंजाइम है जो वसा को किस में बदलने का काम करता है, मेनली ये क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे। और लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हमने पढ़ा था अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि जो पैंक्रियाज है उसके द्वारा 3 एंजाइम को स्रावित किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इसमें लाइपेज है, एक एमाइलेज है, एक ट्रिप्सिन है। यानी ये लाइपेज के बारे में पूछा, तो लाइपेज का जो जलीय अपघटन है साथियों, वो जल के साथ में मिलती है, जब छोटे-छोटे इसके अणु बनते हैं तो वो ग्लिसरॉल और अल्कोहल के रूप में मिलती है। इसके अंदर ग्लिसरॉल और अल्कोहल के रूप में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अमीनो अम्ल किसके अंदर? तो प्रोटीन की बात तो हो ही नहीं रही है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, सॉरी, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल इसका सही जवाब है। जो लाइपेज है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर बदलने का काम करेगी। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? ये क्या कहना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है?
यानी कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, इनकी सबसे छोटा अणु उसका क्या बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होती है। एक होती है मोनोसेकेराइड। क्या होती है मोनोसेकेराइड। एक होती है डाइसेकेराइड। एक होती है ट्राइसेकेराइड। और लास्ट जो होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड। क्या होती है पॉलीसेकेराइड। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, उससे आगे ये विभाजित नहीं हो सकती, तो वो होती है मोनोसेकेराइड। सबसे छोटा अणु कार्बोहाइड्रेट का वो है मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ग्लूकोज। क्या क्या पढ़ते हैं साथियों। एक तो पढ़ते हैं हम लोग ग्लूकोज। नंबर सेकंड हम इसके अंदर बात करते हैं फ्रुक्टोज। और एक होता है गैलेक्टोज। क्या होता है गैलेक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। तो इसमें जो ऑप्शन हमको मिल रहे हैं उसके अंदर कौन सा है। क्या वसा होती है इसमें ऑप्शन के अंदर है, नहीं है। लिपिड्स है क्या इसके अंदर, नहीं है। इसके अंदर सेल्यूलोज है क्या, इसके अंदर तो नहीं है सर। इसके अंदर क्या ग्लूकोज है, तो बिल्कुल है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। डाइसेकेराइड के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं। डाइसेकेराइड के अंदर सुक्रोज है। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग, इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पढ़ते हैं यार। हमने कहा था कि डाइसेकेराइड का मतलब दो मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर के डाइसेकेराइड का निर्माण करती है। इसका डाइसेकेराइड निर्माण करती है। तो वो कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। सुक्रोज का निर्माण होगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और लैक्टोज का जो निर्माण होता है वो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। पॉइंट क्लियर। ट्राइसेकेराइड के अंदर हमने बात की रेफिनोज के बारे में। और जो रेफिनोज है किसके निर्माण से, तीन डाइस जो तीन सेकेराइड है, तीन मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर के रेफिनोज का निर्माण करती है या फिर ट्राइसेकेराइड का निर्माण करती है। क्या करती है, ट्राइसेकेराइड का निर्माण करती है। वो तीन कौन कौन सी है, इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज ये तीनों मिलकर के रेफिनोज का निर्माण करती है। पॉलीसेकेराइड के अंदर हमने बात की थी, इसके अंदर आपकी आ जाती है स्टार्च है, इसके अंदर आपकी सेल्यूलोज है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है। और इसके अंदर कौन सी चीजें आ जाती है, इनुलिन है। ये सारी बातें कि अगार अगार है। ये पॉलीसेकेराइड प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। आप लोगों ने अगले पिछली वाली क्लासे अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप जो जरूर देखेगा। वहां से ये सारी चीजें आपको जो कॉन्सेप्ट है वहीं से क्लियर होगा कि इनुलिन क्या है, अगार अगार क्या है, सेल्यूलोज क्या है, स्टार्च क्या है। आपको नॉर्मली भाषा के अंदर बता देता हूं, जो इनुलिन है वो किसकी बनी हुई होती है, बहुत सारे फ्रुक्टोज मिलकर के क्या बनाते हैं, इनुलिन का निर्माण करते हैं। ये फ्रुक्टोज का क्या है, बहुलक होता है कौन, इनुलिन। अगार अगार एक प्रकार की जिलेटिन होती है, जो हम लोग क्या, जो आइसक्रीम वगैरह घर पे बनाते हैं, जो पाउडर लेके आते हैं, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होती है, अगार अगार होती है। एक प्रकार की जिलेटिन है जो क्या करती है, ठोस बनाने के लिए क्या काम आती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन है गैस्ट्रिन, मोटिलिन, सिक्रेटिन या ये सभी। सही जवाब क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। हमने कल भी क्लास के अंदर बताया था आप लोगों को कि छोटी आंत के द्वारा दो हार्मोन को स्रावित किया जाता है। कितने हार्मोन को, दो हार्मोन को स्रावित किया जाता है। और वो कौन कौन से हैं,
एक बात की थी कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में, किसके बारे में? एक बात की थी कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में और दूसरी हमने बात की थी सिक्रेटिन के बारे में। और ये सिक्रेटिन किसको एक्टिव करने का काम करता है? तो सिक्रेटिन करता है पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करने का काम। किसको करता है? पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करने का काम करता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात आप लोगों को याद आ रही है या फिर नहीं आ रही है? कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है? इसका सही जवाब है सिक्रेटिन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पित्त रस में जो आपका बाइल जूस होता है उसके अंदर जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, वो कौन सा उपस्थित होता है? चलिए पित्त रस के अंदर पित्त रस का जो पीएच होती है वो एक प्रकार की क्षारीय होती है। पित्त रस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है और इसके अंदर क्या होती है? बिलीरुबिन भी होती है, इसके अंदर बिलीवर्डिन भी होती है। क्या होती है? बिलीरुबिन भी होती है और बिलीवर्डिन भी होती है। ये दोनों ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों क्या है साथियों? सही जवाब होगा इसका। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आप लोगों को जो पीलिया होता है, जॉन्डिस हो जाता है और उसके अंदर क्या होता है? जो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, इसका सही से क्या होता है? कंट्रोल नहीं कर पा कौन? लीवर। तो आपकी पूरे शरीर के अंदर इसका क्या मात्रा फैल जाती है, जिसका आपका शरीर है, आपके जो नाखून है, वह सब क्या है? पीले-पीले नज़र आते हैं। किसकी वजह से? पीलीवर्डिन की वजह से। इस पीलीवर्डिन की वजह से। पॉइंट क्लियर? तो पित्त रस के अंदर जो बाइल जूस होता है, इसके अंदर पित्त वर्णक यानी कि जो पिगमेंट होता है, वो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। ऑप्शन ए एंड बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दांत मुख्य रूप से बने होते हैं इनेमल के, डेंटाइन के, मजा के या फिर ओडोंटोब्लास्टस के। चलिए क्या है दांतों के बारे में समझते हैं सबसे पहले। ये जो हमारा दांत होता है ऐसा और इस दांत के अंदर जो ऊपर वाली जो संरचना होती है, ये ऊपर वाली जो संरचना होती है साथियों, ये होती है इनेमल। क्या होती है? ये जो ऊपर वाली जो संरचना होती है, ऊपर वाली जो लेयर रहती है, इसको कहते हैं हम लोग इनेमल। क्या कहते हैं इसको? इनेमल कहते हैं। ऊपर वाली संरचना को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और जो नीचे वाली जो संरचना होती है उसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। इनेमल बाहर वाली परत ही होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होती है। इनेमल क्या होती है हमारा शरीर का? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग। ये इनेमल बाहर वाला हिस्सा होता है इनेमल, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा है हमारा, जो मेजरली दांत बना हुआ होता है, वो होता है डेंटाइन वाले हिस्से से। किससे होता है? डेंटाइन वाले हिस्से से। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी साथियों होगा सही जवाब। यानी कि डेंटाइन मुख्य रूप से किसका बना हुआ होता है? डेंटाइन से बना हुआ होता है। लेकिन इसके ऊपर वाली जो परत होती है इनेमल, जो हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग भी है और जो चमक होती है इस इनेमल की वजह से होती है। जब हम लोग ब्रश करते हैं कभी-कभी ये इनेमल पूरी तरीके से घस जाता है। क्या होता है? घस जाता है। फिर हमको सेंसिटिविटी वाला प्रॉब्लम हो जाती है। जो ज़्यादा ठंडा खाते हैं तो भी झनझनाहट सा होता है, गर्म खाते हैं तो भी झनझनाहट सी दाँतों के अंदर होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? इस इनेमल के घसने की वजह से। इसलिए आप लोग जब भी ब्रश करें तो हल्के हाथों से अपने ब्रश को हाथ मुँह के अंदर घुमाना चाहिए इस दाँतों के ऊपर। ऐसा नहीं उसको घिसना नहीं है, हल्के हाथों से ब्रश करना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मानव शरीर में शुद्र आंत यानी कि जो बड़ी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की जो लंबाई का कौन-सा सही ह्रासमान क्रम है?
यानी कि जो बढ़ता हुआ क्रम है पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, लास्ट के अंदर कौन आएगा, ये इसके अंदर पूछा हुआ है। मध्यांतर, ग्रहणी या फिर शेषांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी या फिर मध्यांतर, मध्यांतर, शेषांत्र या फिर ग्रहणी, शेषांत्र, मध्यांतर या फिर ग्रहणी। इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। मैं आपको बताता तो इसके अंदर कहा कि पहले कोलोन आएगा, कोलन आएगा, ग्रहणी, सिक्कम आएगा, फिर है रेक्टम। ऑप्शन नंबर पहला क्या है इंग्लिश के अंदर लिख लेते हैं इसको भी। चलिए, फिर क्या आ गया, पहले रेक्टम आता है, सिक्कम आता है, फिर कोलोन, कोलोन कोलन कहते हैं। इसके अंदर है कि कोलन वाला हिस्सा, रेक्टम, या फिर सिक्कम। रेक्टम, कोलन या फिर सिक्कम। अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि सबसे पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है। इसमें से कोई भी जवाब इसके अंदर सही नहीं है साथियों। जो ग्रहणी वाला डी ई ऑप्शन लगा लेते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र। सबसे पहले वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं हम लोग सिक्कम। क्या कहते हैं, सिक्कम आता है। फिर कोलोन वाला भाग आता है, कोलोन, और लास्ट में कोलन या फिर कोलोन, फिर आता है हमारा रेक्टम। क्या होगा, और रेक्टम वाला भाग किसके अंदर आएगा, लास्ट के अंदर आता है। ये आप बातें पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज के बारे में पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, तो इसका ई ऑप्शन सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, पहले कौन सा वाला भाग होता है, सिक्कम, फिर होता है कोलोन वाला हिस्सा, फिर होता है रेक्टम वाला हिस्सा जिसके अंदर मल होता है। फिर वो मल किसके पास में ज्यादा जाता है, एनस के पास, मल द्वार के पास में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है। चलिए, क्या हार्ट के अंदर रक्त शुद्धिकरण होता है, पित्ताशय के अंदर होता है, गुर्दे के अंदर, या फिर स्प्लीन के अंदर। रक्त को छानने का काम कौन करता है, इसका कहने का मतलब ये है। शुद्धिकरण का मतलब क्या है कि कचरा बाहर निकलेगा, अच्छी चीजों को रखेगा। हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, रक्त को शुद्ध नहीं करता, और रक्त के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने का काम करता हमारी हार्ट करती है। लेकिन रक्त को अगर कोई शुद्ध करता है, छानने का काम करता है, तो करता हमारा गुर्दे करते हैं, हमारे वृक्क करते हैं। कौन करते हैं, हमारी किडनी करती है, वृक्क करते हैं, गुर्दे करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक है, समजात अंग है, अवशेषी अंग है, विश्लेषी अंग है, या फिर समरूप अंग है। हमारी जो अपेंडिक्स होती है मानव के अंदर, वो किस प्रकार की होती है। अब मैं आपको बताता हूं, जो अपेंडिक्स होती है, हमारा जो आमाशय है वो एक चैम्बर का होता है। इस प्रकार का होता है। लेकिन जो मवेशी होते हैं उसके अंदर किस प्रकार का होता है आप लोग समझ सकते हैं। एक और होता है, चार चैम्बर का होता है उनका आमाशय। पहले क्या करते हैं जानवर, क्या करते हैं, खूब सारा खाएंगे, क्या करेंगे, खूब सारी चीजें खाएंगे, और वो खाकर के क्या करेंगे, इस वाले चैम्बर को भर लेंगे, इस वाले को भर लेंगे, जल्दी जल्दी खा लेंगे। अब इस एक चैम्बर को क्या रखते हैं, खाली रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, इसमें से फूड को निकालते हैं वापस से, फिर बढ़िया से चबाते हैं, फिर किसके अंदर भेजते हैं,
इस 4th नंबर चैम्बर के अंदर, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसके अंदर भेजेंगे, ये वाला खाली होगा तो इसके अंदर भेजेंगे, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसमें भर देंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं, पशु क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। अगर ऐसा भी हमारे साथ भी होता, तो हम भी जब कोचिंग में जाते हैं, जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जल्दी-जल्दी खाना खा लेते और क्लास के अंदर बैठे-बैठे पढ़ भी लेते और जुगाली करके हम भोजन भी पचा लेते। ऐसा हमारे साथ में नहीं होता है। ये पशुओं के अंदर होता है, जो सेल्युलोज़ पचाने के लिए काम लिया जाता है। हमारे मानव के अंदर जो सेल्युलोज़ का पाचन नहीं होता है। हमारा जो अमाशय है, एक चैम्बर का होता है, यानी कि जो हमारा पेट है, वो एक ही चैम्बर का है। ठीक है? और हमारी जो अपेंडिक्स है, वो कौन से वाले हिस्से के अंदर होती है? वो होती है बड़ी आंत और छोटी आंत के लास्ट वाले पॉइंट पर। दोनों जहाँ पर मिलती है, जब छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत क्या होती है साथियों, शुरू होती है और इस वाले हिस्से के ऊपर होती है इस प्रकार से अपेंडिक्स, जो हमारे लिए एक अवशेषी अंग है। ये सेल्युलोज का पाचन करती है और सेल्युलोज का पाचन करते हैं जानवर। कौन करते हैं? जानवर करते हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक प्रकार का अवशेषी अंग है। किसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कहते हैं। क्या है? एक प्रकार का अवशेषी अंग है, हमारे किसी काम का नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दांत हमारे अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? हमने बात की कि गर्तदंती होते हैं दांत। क्या होते हैं? गर्तदंती, यानी कि मसूड़ों के अंदर धंसे हुए होते हैं। फिर हमने कहा कि ये विषम दंती, यानी इसके कई प्रकार हैं। अलग-अलग प्रकार के दांत होते हैं। अरोदनक होते हैं, कृतनक होते हैं, अग्रचरणक होते हैं, चरणक होते हैं। है ना? ये हो गए हमारे दांत विषम दंती प्रकार के। हमने एक और वर्ड यूज़ किया था, द्विवारदंती, यानी कि जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बचपन के अंदर और एक थोड़े बड़े होने के बाद वो बचपन वाले दांत गिर जाते हैं, जिसको मिल्की टीथ कहते हैं, और बड़े होने के बाद वो आते हैं, वो जीवन भर रहते हैं। चलिए, तो मनुष्य में जो दांत है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमको बताना है। 2, 4 या फिर 3 या 6। जो दांत हैं हमारे अंदर, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। एक है कृतनक, जिसको कहते हैं इंसाइजर, फिर है रदनक, फिर है अग्रचरणक, फिर आ जाता है हमारा चौवर्णक। इन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और कौन से होते हैं? मोलर होते हैं। कृतनक, रदनक, अग्रचरणक और चरवाणक। ये 4 प्रकार के हमारे अंदर दांत होते हैं, तो इसके अंदर जो ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, कैनाइन प्रकार के जो हमारे अंदर दांत होते हैं, इसका ये क्या साइन होता है? ये साइन है कि मनुष्य मांसाहारी भी है। कृतनक का काम क्या है? ये भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं। जो हमारे जो सामने वाले 4 दांत है, वो है इंसाइजर होते हैं। कैनाइन क्या करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं। मनुष्य के अंदर ये कैनाइन छोटे होते हैं, लेकिन जो शेर है, चीता है, जो मांसाहारी जीव है, उसके अंदर ये कैनाइन वाले जो दांत होते हैं, वो बड़े साइज के अंदर होते हैं। प्रीमोलर और मोलर, जो पीसने का काम करते हैं, ये दोनों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या खास है इसके अंदर। बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं? 18, 20, 22 या फिर 24? जो छोटे बच्चे होते हैं, उसके अंदर कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं? आपको ये बताना है। कल की क्लास के अंदर ये बात मैंने बताई थी। तो बच्चों के अंदर जो प्रीमोलर वाले दांत हैं, वो नहीं होते हैं। क्या होते हैं? प्रीमोलर वाले दांत नहीं उगते हैं, ठीक है? और बच्चों के अंदर जो दांत कितने होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग मिल्की टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्की टीथ कहते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? तो संख्या के अंदर 20 होते हैं। ये टूटने के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद फिर वापस कभी भी नहीं आते। चलिए, आगे बढ़ते हैं अब। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन-सा है?
अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की इनेमल, डेंटिन, सीमेंटस या साथियों इसमें से कोई नहीं। ये तीनों ही भाग हमारे दांत के ही है। इनेमल, डेंटिन और सीमेंटस उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डेंटिन के। चलिए, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। कौन होता है? इनेमल होता है। जो हमारे दांत है मुख्यतः डेंटिन के बने होते हैं। डेंटिन के बने होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि डेंटिन है, मतलब कि जो बड़ी संख्या के अंदर होता है डेंटिन होता है, इनेमल कम होता है। सीमेंटस इसका एक भाग है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। लीवर हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है क्या? हृदय, आमाशय या फिर मुख? हमारा भोजन का जो पाचन है कहां से शुरू होता है? मुख से हो जाता है। कहां से होता है? मुख से। फिर कहां पे जाता है? ग्रास नली के अंदर। फिर आमाशय के अंदर। इसके अंदर और कौन सहयोग करता है? तो आपका लीवर यानी कि यकृत करता है। और कौन सहायता करता है? अग्नाशय। और कौन करता है? तो छोटी आंत। और कहां पे? तो आती है बड़ी आंत। ये हमारे क्या है साथियों? पाचन तंत्र के हिस्से हैं। मुख्य अंदर भी बात करें तो इसके अंदर दांत भी आ जाते हैं, इसके अंदर जीभ भी आ जाती है, इसके अंदर लार ग्रंथियां भी आ जाती है। आपको बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें से कौन सा चीज है जो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये हार्ट नहीं है। हमारा जो हृदय होता है ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा होती हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। इससे हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए एक अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आएँ, लाइव क्लासें लेके आएँ। हमें भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो आपके लाइक से, आपके शेयर से हमको मिलता है। यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। इसके अंदर आप लोगों को कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर हम लोग आपको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चाहिए। आप एजुकेशन से जुड़े हुए हो, तो आपको विशेष रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। और भी हम लोग एक अच्छा-सा शो टॉक शो लेके आ रहे हैं इसके ऊपर, जो भी ग्लोबली हॉट टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर सुर्खियों भरा कोई टॉपिक रहेगा, जिसके ऊपर टॉक शो होगा, बहुत सारे आंसरिंग क्वेश्चनिंग होगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अ, उसके अंदर से जितने भी उस सुर्खियों के अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आपको पढ़ाएँगे। लेकिन टॉक शो के अंदर उसकी ही चर्चा होगी, हैं? वो भी हम लोग बहुत जल्द लेके आएँगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन-सी बीमारी होती है? क्वाशियोरेकर, रिकेट्स, बेरी-बेरी या फिर स्कर्वी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लासों के अंदर विटामिन्स के अंदर ये चीजें बताई थी और न्यूट्रिशन का पार्ट्स के अंदर प्रोटीन के जब हमने पढ़ाया था उस समय भी आप लोगों को बताया था। तो प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, वो कौन-कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। 2 रोग कौन-कौन से? एक का नाम है मरासमस। एक रोग होता है मरासमस, दूसरा नाम है क्वाशियोकर। क्या नाम है इसका? क्वाशियोकर। और ये मरामस जो बीमारी होती है, ये दूध पीने वाले बच्चों के अंदर होती है। 1 वर्ष से जो भी बच्चे कम होते हैं, 1 वर्ष से कम। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अंदर कौन-सी बीमारी होती है? तो मरासमस होती है। किसकी वजह से? उस बच्चे का क्या दोष है?
उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन की कमी किसके अंदर? 1 वर्ष से कम बच्चा क्या करता है, माँ का दूध ही पीता है, तो माँ के दूध के अंदर अगर कोई प्रोटीन की कमी होती है, वो होती है मरासमस बीमारी कर देती है उसको, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, शरीर के वृद्धि, विकास के लिए, उस बच्चे के लिए उस दूध के अंदर प्रोटीन होनी चाहिए। ये मरासमस बीमारी हो जाती है वरना बच्चे को। क्वाशियोरेकर ये भी प्रोटीन की कमी है, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, उसके अंदर होती है क्वाशियोरेकर। इसको फिर भी दूर किया जा सकता है। 1 वर्ष से कम बच्चे को क्या हम लोग प्रोटीन पाउडर वगैरह पिला सकते हैं? क्या नहीं पिला सकते? और भी कुछ न्यूट्रिएंट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, उसको सिर्फ़ माँ का दूध ही चाहिए। इसके अलावा कोई अदर प्रोटीन पाउडर वगैरह बच्चे को नहीं पिला सकते अलग से, क्योंकि उसकी बॉडी अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। पॉइंट क्लियर? लेकिन 2 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा होता है, उसको अगर प्रोटीन की कमी शरीर के अंदर हो भी जाती है, तो हम लोग उसको दूर कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर दे करके। पॉइंट क्लियर? तो वो बीमारी होती है क्वाशियोरेकर। कौन-सी बीमारी होती है? क्वाशियोरेकर बीमारी होती है नंबर 2 प्रोटीन की कमी से। ये 2 बीमारियाँ विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। और कौन-कौन सी चीज़ें आई हैं ऑप्शन के अंदर उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। है ना? और रिकेट्स किसकी वजह से होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है आपकी रिकेट्स। चलिए, बेरी-बेरी किसकी वजह से होती है? तो ये होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी रोग हो जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी और ये विटामिन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी रोग। क्या पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुआ? ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरेकर रोग ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुख में पानी आ जाता है, यह हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या फिर घ्राण यानी कि सूंघने संबंधित प्रतिक्रिया है। ये घ्राण संबंधित, दृष्टि संबंधित है, स्नायु संबंधित प्रक्रिया है या फिर हार्मोन संबंधी प्रक्रिया है। कोई भी चीज हम लोग सूंघते हैं, तो वो सूंघने के बाद, घ्राण के बाद में हमारा वो मैसेज किसके पास जाता है? मस्तिष्क के पास में जाता है। माइंड कहता है कि अच्छा हलवा बना है, अच्छा पकौड़ी बनी हुई है। हाँ, वो किसके पास में जाएगा मैसेज? लेकिन लार कब आएगी? लार आती है आपके स्नायु संबंधी जो होता है, उस प्रतिक्रिया की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपके लार के अंदर फिर वो मैसेज भेजेगा किसको? लार को कि छोड़ दिया जाए लार। अब इसके अंदर जी मचलाना चाहिए हलवा खाने के लिए। पॉइंट क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन-सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन या फिर सुक्रोज? माल्टोज क्या होती है? ये एक प्रकार की माल्ट शुगर होती है। क्या होती है? एक प्रकार की माल्ट शुगर होती है। और एक हमारे शरीर के अंदर माल्टेज होता है। क्या होता है? माल्टेज एंजाइम। माल्टेज, और ये होता है छोटी आंत के अंदर। और किसको पचाने का काम करता है माल्टेज एंजाइम? तो ये माल्टोज को पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम पाचन किसका करेगी? तो माल्टोज का करेगी। तीर इधर वाली साइड में। माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन करती है। लैक्टोज किसका पाचन करती? लैक्टोज का पाचन कौन करती है? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज जो एंजाइम होती है हमारी छोटी आंत के अंदर, वो क्या करती है? लैक्टोज का पाचन करती है। हमारे शरीर के अंदर एक और होती है सुक्रेज एंजाइम। ये सुक्रेज एंजाइम किसका पाचन करती है? तो सुक्रोज का करती है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमारे अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस स्रावित किए जाते हैं और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर हमने बात की थी एलएटी, एल ए और टी। एलएटी का मतलब क्या होता है? एक का नाम है लाइपेज
एल का मतलब है लाइपेज, ए का मतलब होता है एमाइलेज, टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। इन हार्मोन का स्रावन कौन करता है, इसको उत्सर्जित कौन करता है, तो हमारा पैंक्रियाज करता है, यानी कि अग्नाशय करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका सही जवाब होगा। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का, यानी कि पेप्टोन को पेप्टाइड के अंदर बदलने का काम करता है, आपकी ट्रिप्सिन करता है। अगर पीछे वाला जो सेशन आप लोगों को नहीं भी देखा हुआ है, अगर आप कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलना ही वाली है। बहुत सारी चीज यहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः में होता है। अब मेरे को आप लोग चीजें बताइए। हमने सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ पे किया, हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे किया, और हम सबसे पहले ये भी पूछ रहे हैं कि वसा का पाचन कहाँ पे हुआ। हमारे मुख के अंदर जब हमने भोजन लिया, तो उस समय हमने सबसे पहले किसका पाचन किया, हमारे मुख के अंदर, मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन हुआ। हुआ टाइलिन एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन। स्टार्च एक्चुअल में है क्या, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आएगी होगी आप लोगों को, अगर आपने मेरा पीछे वाला जो सेशन देखा। प्रोटीन का पहली बार पाचन, प्रोटीन का पाचन, ये प्रोटीन का पहली बार पाचन हमने कहां पे किया था, तो वो किया था आमाशय के अंदर, हमारी स्टमक के अंदर किया था। और आमाशय के अंदर हमने पढ़ा था कि दो एंजाइम होते, एक होता रेनिन जो केसिन प्रोटीन का पाचन करता है, एक होता पेप्सिन जो पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर बदलने का काम करता है। कौन, पेप्सिन एंजाइम। क्या ये बात भी आप लोगों ने सीखी या फिर नहीं? ये बात भी हम लोगों ने की। आपसे कभी भी पूछे कि प्रोटीन का पहली बार पाचन कहां पे होता, तो आमाशय के अंदर हुआ। अगर कार्बोहाइड्रेट का पहली बार पाचन कहां पे होता, तो हमारे मुख के अंदर होता है, माउथ के अंदर होता है। अगर आपसे पूछिए वसा का पहली बार पाचन कहां पे हुआ और अंतिम बार भी पाचन कहां पे होता है, तो हमेशा याद रखिए वो होता है छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पूर्ण पाचन भी कहां पे होता है, तो वो भी छोटी आंत के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीनों का पाचन होता है। और वसा का भी पहली बार पाचन कहां पे होता है, तो वो होता है किसके पास में, छोटी आंत के पास में। लेकिन शुरुआत कार्बोहाइड्रेट की कहां पे, मुख से शुरू हो जाती है, प्रोटीन की आमाशय के अंदर शुरू हो जाती है। लेकिन जो वसा का पाचन तो छोटी आंत से ही शुरू होता है, छोटी आंत के अंदर ही खत्म हो जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, गाय के अंदर, खरगोश के अंदर, शेर के अंदर या फिर बकरी के अंदर? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने, अगर आप लोगों ने हमारा जो न्यूट्रिशन वाला अगर चैप्टर देखा नहीं है, थ्योरी वाला, और अगर एमसीक्यू वगैरह भी नहीं देखा, तो आप लोग इसको शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर देखा है तो आप जरूर समझ पाएंगे। मैंने बताया था कि जो परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होकर अपना फूड बनाते हैं, उसके अंदर हमने बात की थी परपोषियों के अंदर, परपोषी के बारे में। परपोषियों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ा था शाकाहारी, हमने शाकाहारियों के बारे में बात की। हमने इसी के अंदर की थी मांसाहारियों के बारे में। इसी के अंदर हमने बात की सर्वाहारियों के बारे में, ओमनीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में, हर्बीवोर्स के बारे में। इसके अलावा नरभक्षी के बारे में बात की। इसके अंदर भी हम लोगों ने मलभोजी की बात की, जो अपना या दूसरों का मल खाकर के जीवित रहते हैं। कैप्रोफैक्स के बारे में, कैनिबल्स के बारे में, इनकी नरभक्षियों के बारे में। और इसके अंदर ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो मलभोजी के अंदर हमने दो एग्जांपल दिए थे। एक वो जीव होते हैं जो अपना ही मल खाकर के जीवित रहते हैं, और एक वो जीव होते हैं जो दूसरों का मल खाकर के जीवित रहते हैं। अपना मल खाकर के कौन जीवित रहता है, तो वो रहता है खरगोश।
दूसरों का मल खा करके कौन रहता है? तो पिग रहता है, इनकी सुअर रहता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो खरगोश अपना मल खा करके क्यों जीवित रहता है? अरे उसके अंदर छोटी होती है आँत, छोटी आँत। क्यों होती है? छोटी होती है इसलिए जैसे उसके अंदर जो पूर्ण पाचन होता है, जब पूर्ण पाचन होता है उसका बॉडी अब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाती, उससे पहले उसका मल बन जाता है। ठीक है? क्यों उसकी छोटी आँत बहुत छोटी होती है। फिर वो क्या करता है अपना ही मल खाता है। अपना ही मल के अंदर क्या होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, फिर वापस से वो मल खाता है, फिर उसकी छोटी आँत के अंदर जाता है तो उसका अब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है। फिर उसके अंदर उसको न्यूट्रिएंट मिलता है। इसलिए खरगोश बेचने वाला ये हमेशा कहता है कि अगर आप खरगोश के मल को अगर बाहर फेंक दें तो ये खरगोश 4 से 5 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए खरगोश अपना मल वापस से खाता है क्योंकि उसके अंदर जो पूर्ण पाचन नहीं होता पहली बार के अंदर, दूसरी बार के अंदर क्या होता है पूर्ण पाचन होता है। इसलिए खरगोश को किसके अंदर रखते हैं? मल भोजियों के अंदर कैप्रोफैगस के अंदर रखते हैं। ये कैनिबल्स क्या होते हैं आप लोगों ने सुना होगा अपनी ही जाति के जीवों को खाने वालों को हम लोग कैनिबल्स कहते हैं जिसके बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है बड़े सांप छोटे सांप को खाते हैं और कुछ ऐसी आदिम जनजातियां हैं जो मानव मानव को भी खाती है जो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर होती है। मानव सर्वाहारी होता है। कौन होता है मानव? इसके अंदर मानव सर्वाहारी होता है। कुत्ता रोटी भी खाता है मांस भी खाता है। बिल्ली भी खाती है मांस भी खाता है और रोटी भी खा लेती है। ठीक है मांसाहारी आप जानते हो शाकाहारी गाय है बकरी है भेड़ है ये है। जो शाकाहारी होते हैं मर जाएँगे लेकिन कभी मांस नहीं खाएँगे और जो मांसाहारी होते हैं मर जाएँगे लेकिन कभी शाक नहीं खाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका ऑप्शन बी सही है। खरगोश की जो आहार जो स्मॉल स्टेट यानी कि छोटी आँत है वो सबसे छोटी होती हैं। निम्न में से हार्निया का संबंध है। ये हार्निया है, हार्निया। ये हार्निया एक प्रकार की बीमारी भी हो सकती है। चलिए क्या है? अपेंडिक्स का दर्द करना। हार्निया कहलाता है क्या? पता नहीं। आहारनाल का लंबाई बढ़ जाना। विटामिन की कमी को हार्निया कहते हैं? नहीं कहते। वो तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है? वो डेफिशिएंसी विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, वो अलग-अलग प्रकार की होती है। या इसमें से कोई नहीं। अब मैं आपसे बताता हूँ, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी अगर लंबाई बढ़ जाती है, तो उस रोग को हम लोग कहते हैं हार्निया। क्या कहते हैं? हार्निया। हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो आहार नाल की लंबाई है वो बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं हार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्निया। पॉइंट क्लियर? लंबाई बढ़ जाना क्या कहलाता है? हार्निया कहलाता है। अब बढ़ती किसकी है? छोटी आँत बड़ी आँत ये इसोफेगस की लंबाई बढ़ती है तो हमेशा ध्यान रखिए किसकी लंबाई बढ़ती है तो छोटी आँत की लंबाई बढ़ जाती है। अब वो छोटी आँत की जो लंबाई बढ़ती है तो फिर बड़ा गुच्चा हमारे पेट के अंदर हो जाता है। इस वजह से पेट दर्द भी करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, फिर इसको कटवाना भी पड़ता है। तो ये कौन-सी बीमारी होती है? एक प्रकार की हार्निया हो जाता है। आहार नाल की जो लंबाई है वो बढ़ जाना क्या कहलाती है? तो हार्निया कहलाती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन-सा अनुक्रम सही है? ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ज़्यादा इसके अंदर समय व्यतीत करने का कोई बात नहीं बहती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अंतर ग्रहण करते हैं। भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, फिर उसका क्या हो जाता है शुरू डाइजेशन होता है। डाइजेशन आमाशय के अंदर छोटी आँत के अंदर होता है। फिर क्या हो छोटी आँत के अंदर ही उसका अवशोषण होता है, फिर बड़ी आँत के अंदर अवशोषण होता है। फिर आपका जो भी वेस्ट बच जाता है, वो क्या हो जाता है उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है, हम उसको उत्सर्जित कर लेते हैं। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः में होता है। मानव शरीर के अंदर जो वसा का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे होता है? गुर्दों में होता है क्या? ये कहना चाहता है कि किडनी के अंदर होता है क्या हमारा? ये कहता फेफड़ों के अंदर होता है, छोटी आँत या फिर बड़ी आँत? 50 सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हमारे जो फैट का जो पाचन है, वो पहली बार या फिर अंतिम बार कहाँ पे होता है? वो छोटी आँत के अंदर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है?
ये भी क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दंत सूत्र 2123 2123 2112 या 2112 2321 2321 2102 2102। अब यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज मैंने आपको वैल्यू ऐड करके दूंगा। हमारे मनुष्य के अंदर वयस्क वयस्क मनुष्य यानी कि एडल्ट जो होते हैं, हमारे जैसे जो जवान बच्चे होते हैं जो 24-25 वर्ष के हो जाते हैं, जिसके अंदर दूध के दांत टूट करके वापस आ जाते हैं, वो बच्चा वयस्क गिना जाता है। ठीक है? और वयस्क के अंदर जो दांत होते हैं, आधे जबड़े की बात होती है। आधे जबड़े की। ये नीचे वाला जबड़ा समझ लीजिए, इसका आधा हिस्सा, जो सामने वाले जो आपके जो दांत दिखाई दे रहे 4, और वो इंसाइजर होते हैं। अब वो हमें 4 नहीं गिनना है, आधे जबड़े का गिनना मतलब 4 की जगह 2 गिनने हैं। तो पहले 2 इंसाइजर, फिर हमारे एक आधा जबड़ा का एक वाले हिस्से के अंदर एक कैनाइन आ जाएगा, एक कैनाइन आएगा। 2 आते हैं प्रीमोलर। क्या आते हैं? 2 प्रीमोलर आते हैं। आधे जबड़े की बात कर रहा हूं मैं। नीचे वाला जैसे या फिर ऊपर वाला जबड़ा, उसमें से जो नीचे वाला जबड़ा उसका आधा हिस्से की बात करते हैं। ठीक है? 2 आते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं साथियों मोलर। क्या होते हैं? 3 मोलर। ऊपर वाले जबड़े के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम है, नीचे वाले जबड़े के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम, या फिर आधा जबड़ा इधर वाली साइड के अंदर ये सिस्टम, तो इधर वाले सिस्टम के अंदर भी आधे यही होंगे। तो 2 1 2 3 2 1 2 3, यानी कि जो सामने वाले इंसाइजर की संख्या कितनी? 4। कैनाइन नीचे वाले जबड़े के अंदर कितने हैं? तो 2, एक इधर वाली साइड का, एक इधर वाली साइड का। प्रीमोलर 2 छोटी डाडें यानी कि इधर, 2 बड़ी डाडें जो क्या होगी? 3 3 6। ये टोटल कितने हो गए? नीचे वाले दोनों 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो जाए। एक जबड़े के कितने? 16, दोनों के कितने? 32। एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है। वयस्क का दंत सूत्र है ये। एडल्ट दंत सूत्र। एडल्ट दंत सूत्र क्या है? ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये यहां तक ध्यान रखिएगा। ये है एडल्ट दंत सूत्र 2123। तो हमारा ऑप्शन तो फर्स्ट इसका सही जवाब हो गया। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? जो मिल्की टीथ आते हैं बच्चों के अंदर, उनका दंत सूत्र क्या होता है वो आपको बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये तो आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर आपको क्या पूछ रहा है उस बात का ध्यान रखिएगा। वयस्क का पूछ रहा है या फिर बच्चों का पूछ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। आप ध्यान देना। बच्चों के अंदर एक चीज होती, मैंने अभी पहले भी बताया था, प्री मोलर दांत नहीं होते। सामने वाले 2 तो इंसाइजर होते, आधे जबड़े की बात हो रही है। एक तो कैनाइन बच्चों के अंदर भी होता है। प्री मोलर उसके अंदर 2 दांत होते ही नहीं, प्री मोलर वाले। क्या होते नहीं? प्री मोलर वाले। और जो मोलर वाले हैं वो भी होते हैं 2। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, वहाँ पर उन बच्चों के अंदर 2 होते हैं। अब वो एक कौन-सा नहीं होता वो भी बताता हूँ। फिर आधे वाले जबड़े का 2102 यही होगा। यही होगा ना, फिर आधे जबड़े का इधर वाला इतना है तो इधर वाला भी सेम ही होगा। इसके अंदर भी आपका प्री मोलर नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 2 क्यों होता है कि प्री मोलर तो बच्चों के अंदर माना कि नहीं होता। लेकिन मोलर वाले तो 3 पूरे होने चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा जो विज़डम टीथ आती है हमारी, अक्ल दाँत कहते हैं जिसको, बच्चों के अंदर नहीं होती। वो किसका हिस्सा है? मोलर वाले का हिस्सा है। किसका हिस्सा होता है? मोलर वाले का हिस्सा होती है। बच्चों का जो दंत सूत्र होता है 2102, यानी कि मोलर के अंदर नहीं होती, कौन-सी? विज़डम टीथ नहीं होती। बच्चों के अंदर कौन-सी टीथ नहीं होती है? विज़डम टीथ। वो तो आती भी 24-25 की उम्र के अंदर है। आपके जो मिल्क टीथ है वो 14 से 15 साल की उम्र के अंदर टूट जाते हैं, गिर जाते हैं टोटली। ठीक है? तो ये वाला बच्चों का दंत सूत्र ध्यान रखें 2102 2102। आप विशेष रूप से इस दंत सूत्र को ध्यान रखिएगा। रख लोगे कि नहीं रख लोगे? इस दंत सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। ये बच्चों का दंत सूत्र है, ऊपर वाला बड़ों का दंत सूत्र है। आपका हमारा चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बहुत प्यारा-सा क्वेश्चन था। बच्चों के अंदर दाँतों की जो संख्या है वो कितनी होती है?
20 होती है। बच्चों के अंदर दाँत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये कितने हैं देखो, 2 और 1 3, 4 5, 5 और 5 नीचे वाले में 10, नीचे वाले जबड़े में टोटल कितने हैं? 10, ऊपर वाले में कितने हैं? 10। तो बच्चों के अंदर दाँत कितने होते हैं? 20। बच्चों में टोटल दाँतों की संख्या होती है 20 और बड़ों के अंदर होती है आपकी 32। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा उत्तर है ये, आपको इसको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए, विलाई पाए जाते हैं अमाशय के अंदर, छोटी आँत के अंदर, बड़ी आँत के अंदर या फिर अग्नाशय के अंदर। हमारी जो छोटी आँत होती है, उसके अंदर इस प्रकार से कुछ संरचना होती है। ये प्रकार के रेशे होते हैं, मांस के रेशे होते हैं और ये क्या करते हैं? ये अवशोषण करने का काम करते हैं, भोजन को अब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। जो भी प्रोटीन, वसा, जो ग्लूकोज़ होती है, वसा अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, माल-माल को ये खींच लेता है अपनी तरफ, अपने ब्लड के अंदर मिलाने का काम करते हैं। इसके ऊपर भी छोटे-छोटे रोम पाए जाते हैं, उसको भी क्या कहते हैं ये भी बताना है आपको। इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये होती है माइक्रोविलाई, ये भोजन का ऑब्जर्वेशन करने का काम करती है, भोजन का अवशोषण करने का काम करती है, जो ग्लूकोज़ है उसका अवशोषण करती है। किसका? ग्लूकोज़ है, फिर और फ्रुक्टोज़ है, गैलेक्टोज़ है, इनका अवशोषण करती है। माइक्रोविलाई इसको कहते हैं विलाई। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो ये कहाँ पे होती है? हमारी छोटी आँत के अंदर। ये क्या है? छोटी आँत के अंदर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अब इस सवाल का क्या तोड़ है, क्या जवाब है? आप सब जानते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फिर पूछा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होते हैं? पूरी रामायण पढ़ ली, फिर आपसे पूछा कि किस राम जी की सीता जी क्या लगती थी? तो फिर भी आप गलत बताते हो, तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा कि राम जी की सीता जी क्या लगती थी? तो कहती है सास लगती थी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? यकृत के अंदर, मुख के अंदर, छोटी आंत के अंदर या फिर अमाशय के अंदर। हमने बात करती थी, जो मुख होता है हमारा, हमारी जो बक्कल कैविटी होती है, उसके अंदर किसका पाचन होना शुरू हो जाता है? मुख के अंदर स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। स्टार्च एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? मुख के अंदर। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करती है। तो पाचन कहाँ से शुरू हो चुका है? मुख से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक और क्वेश्चन प्यारा सा है। हमारे भोजन का पाचन कहाँ खत्म होता है? छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत के अंदर? पाचन कह रहा हूँ आपसे। डाइजेशन, पाचन कहाँ पे खत्म होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट खाई, आप लोगों ने प्रोटीन खाई, आप लोगों ने वसा खाई, आप लोगों ने विटामिन खाया, तो सब इसके अंदर मिले हुए ही होते हैं, लेकिन मिनरल्स है और पानी है। पाचन की बात आती है ना, डाइजेशन का मतलब ही होता है किसी को रासायनिक प्रक्रिया को बदलना। क्या करना? रासायनिक परिवर्तन करना। डाइजेशन का मतलब है रासायनिक परिवर्तन करना। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है, वो किसके अंदर बदलती है? ग्लूकोज के अंदर। प्रोटीन किस में बदलती है? एमिनो अम्ल के अंदर। आपकी जो फैट है, वो किसके अंदर? वसीय अम्ल के अंदर। इसमें बदलती है। इन तीनों का पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर। लेकिन जो विटामिन होती है, मिनरल्स होती है, छूट ये खुद अपने आप में इतनी सूक्ष्म है, क्या शरीर सीधा इसका क्या कर लेता है? ऑब्जर्वेशन कर लेता है। इसलिए हमारा भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के अंदर और पाचन पाचन की अंतिम जो भाग होता है, वो भी छोटी आंत ही होता है। ये तो अवशोषण करने का काम करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। पॉइंट क्लियर? इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए,
अगला देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन-सा शरीर में भंडारित होता है? नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर भंडारित नहीं होने वाला विटामिन कौन-सा है? हमने जब विटामिन आप लोगों को पढ़ाया था, विटामिन हम लोगों ने कहा था कि 2 तरीके के होते, एक होते फैट सोल्यूबल, एक होते वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलनशील, एक होते हैं पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील। दोनों बातें की थी, दोनों बातें की कि नहीं की? दोनों बातें की। हमने कहा जो फैट सोल्यूबल होती है वो होती है ए, डी, ई और फिर के, और वाटर जो सोल्यूबल होती है वो होती है बी एंड सी। दोनों बातें कर ली थी हम लोगों ने, बी एंड सी होती है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा, जो शरीर के अंदर भंडारित नहीं होती है, भंडारित कौन नहीं होगी? आप ध्यान रखिए, जो भी फैट सोल्यूबल होती है ना विटामिन, वो हमारी बॉडी उसका स्टोर कर लेती है, शरीर में संग्रहण कर लेती है, और ज्यादातर कोष के पास में संग्रहण होता है, लीवर के पास में। आपको पूछे कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होती है, भंडारित होती है, तो लीवर के अंदर। बी, बी का पानी के अंदर घुलनशील होती है, इसलिए नहीं होता है, एब्जॉर्ब यानी कि स्टोर नहीं होती है। डी, ई, के ये सब कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे लीवर के अंदर हो जाती है। बनती अपनी जगह पे अलग-अलग है बात, लेकिन जो लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है, जो भी फैट सोल्यूबल होती है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। एक आपसे पूछेगा ऐसी कौन-सी विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल भी है, लेकिन हमारे शरीर में संग्रहित भी हो जाती है? विटामिन बी 12 कौन-सी होती है? विटामिन बी 12 विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये शरीर के अंदर संग्रहित भी हो जाती है, स्टोर भी हो जाती है। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन की अगर कमी होगी ना, तो बी और सी की ही होगी। क्यों? आपको डेली चीज़ खानी पड़ेगी। जितना शरीर को चाहिए कि आज आपने जो भी फूड खाया उसके अंदर बी और सी भी है, शरीर को जितना चाहिए वो ले लेगा। अगर आपके भोजन में नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके बालों का झड़ना करना, आपको स्किन के कोई भी रोग होना, ये बी और सी की वजह से, इसका भी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। बी की वजह से आपके जो बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी के मुख के अंदर जो छाले हैं वो होने लग जाते हैं। किस वजह से? बी और सी की वजह से, क्योंकि ये भोजन, ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं होती। इसको हर रोज हमें डाइट के अंदर लेना पड़ता है। पॉइंट क्लियर? तो हम पानी के अंदर घुलनशील कौन-कौन सी? विटामिन बी और सी। तो यहाँ पे कौन-सा हो जाएगा? विटामिन सी हमारे वसा के अंदर घुलनशील नहीं, या फिर शरीर में भंडारित नहीं होती, स्टोर नहीं होती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे शरीर के अंदर क्या होती है? स्टोर, भंडारित होती हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। सर हमने तो पढ़ा था कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। ये कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है? मैंने पढ़ाया था कि विटामिन आपकी जो डी है वो 2 प्रकार की होती है। एक डी2, एक होती है डी3। डी3 को बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी3 को, और अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी2 को। दोनों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी2 3 नहीं लिखा है, डी लिखा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। कोलेकैल्सिफेरॉल किसी को कहते हैं? विटामिन डी को। लेकिन एक्चुअल में किसे कहते हैं? डी3 को कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, और अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी2 को। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इतने ही है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास साथियों आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अगर एक भी पैसा लगता तो मैं आपको कभी नहीं कहता। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आप विशेष रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। हमारी ये गुरु दक्षिणा समझ लीजिए ये प्रकार की, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये आपका बेसिक नेचर होना चाहिए, एक अच्छा नेचर की ये पहचान होती है। बेल आइकन को दबाएँ ताकि कोई भी नया वीडियोज़ हम लोग लेके आते हैं, तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा।
चलिए, यहीं पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।